हेलो एवरीवन, ये जो है संज्ञा का पार्ट 2 लेके आए हमने। पार्ट 1 में जो है संज्ञा के बारे में बहुत डिटेल में गए थे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा हम डिटेल में जाके आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। आज के बाद संज्ञा से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञा क्या है, जो कि हमने बताया था पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। दुनिया का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो नाम है वो संज्ञा ही होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे पाठशाला, पंकज, रसोईघर, हिमालय, हाथ पैर, मुंह, पहाड़, दया, मिठास, सुस्ती, जवानी, साइकिल, पेन, मनुष्य, गाय, पति, सोमवार, विद्यार्थी। ये सारे के सारे एक नाम वाले वर्ड हैं। जो भी वर्ड होते हैं वो संज्ञा ही होते हैं। दुनिया का कोई भी वर्ड हो वो संज्ञा ही होते हैं। लेकिन जब सारे के वर्ड संज्ञा है और फिर उसको जब हम संज्ञा ही कहते हैं तो फिर उससे अलग से हम व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, जीवांत, प्राणीवाचक और प्राणीवाचक क्यों कहते हैं, वही को हम जो है बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, हमने जो है सबसे पहले बताया था कि संज्ञा जो है अनेक टाइप के होते हैं। उसमें से हमने जो है 3 टाइप को टच किया था। पहला किए थे लाइफ के आधार पर हमने बताया। दूसरा बताया कि जो है गणनीय के आधार पर, गिनती के आधार पर, गणनीय और अगणनीय। तीसरा बताए थे हम अर्थ के आधार पर। एक आज और हम नया बताएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब समझते हैं जब ये सारे के सारे संज्ञा ही है तो इसे अलग से व्युत्पत्ति के आधार पर क्यों बनाया गया, इसे अलग से जो है अर्थ के आधार पर क्यों बनाया गया, अलग से जीवन के आधार पर काहे बनाया गया। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे पाठशाला एक नाम है तो इसे संज्ञा ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसे अलग से पाठशाला को जो है हम बोलते हैं यौगिक शब्द। अब इसे यौगिक शब्द हम क्यों यौगिक क्यों बोलते हैं, अब है तो संज्ञा है लेकिन यौगिक इसे क्यों बोला जाता है वही सब हम समझेंगे। जैसे यहां पे है नदी। अब नदी है तो ये संज्ञा है, इसे नदी को जो है हम जातिवाचक संज्ञा क्यों कहते हैं, वही सब जो है इस वीडियो में आपको टोटल जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे यहां पे हम लिए हैं पाठशाला, यहां पे लिए हम पंकज। ठीक है, तो यहां पे जैसे इसमें से अलग किए थे, पहला बताए थे हम गिनती के आधार पर, गिनती के आधार पर। अब देखिए गिनती के आधार पर इसमें से क्या क्या आ रहा है। गिनती के आधार पर देखिए यहां पे मतलब गिनती के आधार पर हमने जो बताया कि मतलब ये सारे संज्ञा है और इसमें जो जो होगा गिनने वाला वो चला जाएगा गणनीय। इसमें 2 टाइप बनेगा गिनती के आधार पर, एक होगा गणनीय, गणनीय, दूसरा होगा अगणनीय। अब देखिए जैसे यहां पे हम गणनीय में लेते हैं, क्या क्या आएगा गणनीय में वो देखिए। जैसे हम गणनीय में लेंगे, जैसे पाठशाला, पाठशाला मतलब होता है स्कूल, इस पाठशाला को हम गिन सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, तो ये पाठशाला हो जाएगा गणनीय संज्ञा। जैसे पंकज, पंकज एक लड़का का नाम है, अगर लड़का नाम से लेंगे तो ये गणनीय है, तो गणनीय संज्ञा। रसोईघर, रसोईघर को हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। हिमालय गिन सकते हैं, ये गणनीय संज्ञा। घर, घर को हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। हाथ, हाथ जो है, हाथ कहने से क्या मतलब हो रहा है, हाथ किसी का हाथ है तो उसे हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सारे हाथ को भी काउंट करने जाए तो काउंट हो जाएगा। मान के चलिए 125 करोड़ जनसंख्या है तो 125 दूना क्या हो जाएगा, 250 हाथ हो जाएगा जोड़ा में। तो ये पैर, मुंह, इसके बाद कीचड़। अब कीचड़, कीचड़ गणनीय नहीं, जो थाल होता है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। कमल, इसे हम गिन सकते हैं। कमल, कमल कहने से मतलब फूल। अब दुनिया में तो बहुत सारे फूल हैं तो फूल को हम काउंट नहीं कर सकते। तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम है तो ये काउंट कर सकते हैं। सीता गिनती की संज्ञा। गंगा, कोलकाता, हिमालय, भारत, देश, इसके बाद पहाड़, नगर, मतलब जितने सारे दिखाई दे रहे हैं लमसम लमसम जो होते हैं 90% जो नाम संज्ञा होते हैं वो गणनीय होते हैं। कुछ केस में अगणनीय होते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहां पे दया, मान के चलिए कि हम यहां पे लिखते हैं दया, दया जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा अगणनीय। जैसे यहां पे सारे आए हैं, जैसे गंगा हो गया गणनीय है, जैसे इसमें भारत लिए गणनीय है, लेकिन अगणनीय में क्या हो जाएगा, दया, घृणा, इसके बाद जो हो जाएगा जवानी, तो ये अगणनीय है। जैसे हो जाएगा दूध, ये सारे के सारे अगणनीय है। ठीक है, अब चलिए हम जो है दूसरा बताए थे क्या चीज, सेकंड नंबर बताए थे जीवन के आधार पर। ठीक है, जीवन के आधार पर, जीवन के आधार पर। ठीक है, तो जीवन के आधार पर क्या है, इसी ये सारे के सारे संज्ञा है, मतलब इसी में से जो जिंदा होगा और जो चल सकेगा और जिसमें बोलने की कैपेसिटी होगी, जो चल सकेगा जिसमें बोलने की कैपेसिटी होगी और जिसमें प्राण होगा, वो हो जाएगा क्या चीज, प्राणीवाचक। इसको भी 2 भाग में बांटा गया, एक बांटा गया प्राणीवाचक
संज्ञा। एक हुआ प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा हुआ अप्राणीवाचक। ठीक है, तो इसी में से जो है कुछ होंगे प्राणीवाचक संज्ञा, कुछ होंगे अप्राणीवाचक संज्ञा, लेकिन सब तो है संज्ञा ही। इसी में से जो है जीवन के आधार पर तोल दिया गया कि जिसमें जान होगा, चल फिर सकेगा, बोल सकेगा, तो उसे कहिएगा प्राणीवाचक, और जिसमें नहीं होगा उसे कहेंगे अप्राणीवाचक। जैसे यहां पे हम बोलते हैं पाठशाला, पाठशाला में जान होता है नहीं, तो अप्राणीवाचक। जैसे पंकज, पंकज मान के चलिए, पंकज मतलब अगर यहाँ पे लड़का कर लेंगे, यहाँ पे लड़का ले सकते तो पंकज, पंकज एक नाम है। क्या चीज है? नाम है। पंकज नाम का लड़का में जान हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्राणीवाचक। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे नदी, नदी ना ही चल सकता है, ना ही चल सकता है, ना ही वो बोल सकता है, और ना ही जो है वो किसी से बात कर सकता है, तो नदी हो जाएगा अप्राणीवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे हम लेंगे विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो जाएगा? अप्राणीवाचक संज्ञा, सॉरी प्राणीवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यार्थी में जान होते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्राणीवाचक में क्या क्या आ सकता है? जैसे हम लेंगे लड़का, ठीक है, जैसे हम लेंगे मनुष्य, मनुष्य में जान होते हैं, जैसे हम लेंगे गाय, ये सब प्राणीवाचक। और प्राणीवाचक क्या हो सकता है? जैसे हम लेते हैं लकड़ी, जैसे हम लेंगे लकड़ी के बाद अगर ले लें हम साइकिल, तो ये सब जो होते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें हमने बताया था, थर्ड बताया था अर्थ के आधार पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो इसी में से जो है जो खास होगा वो हो जाएगा व्यक्ति, जो समूह का बोध कराएगा समूहवाचक, इसी में से जो है जाति का बोध कराएगा जातिवाचक, इसी में से जो है धर्म गुण का बोध कराएगा तो भाववाचक, इसी में से जो समूह का भीड़ का बोध कराएगा वो हो जाएगा समूहवाचक। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। तो यही सारे जो है इतना बन रहे हैं क्योंकि इसी को जो है किसी न किसी अर्थ के हिसाब से कह रहा है कि इसका ये टाइप है, और कुछ है नहीं, है तो सारे के सारे संज्ञा ही। अब देखिए हमने जो है उस वीडियो में सारे टच किया, एक छूटा था मेरा, वो देखिए क्या, वो छूटा था व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होते हैं हिंदी ग्रामर में वो 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। पहला जो होते 1 नंबर में उसे हम कहते हैं रूढ़, दूसरा जो लेंगे उसे हम कहेंगे यौगिक, थर्ड जो हम लेंगे उसे हम कहेंगे यौगरूढ़। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो हम लेंगे इसी संज्ञा में से ही लेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन होंगे रूढ़, कौन कौन होंगे यौगिक, कौन कौन होंगे यौगरूढ़। अब समझते हैं रूढ़ शब्द कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या? इसमें से कोई भी नाम जिसको आप खंड कीजिएगा मतलब टुकड़ा कीजिएगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब वो सार्थक नहीं होगा। ऐसा संज्ञा या ऐसा नाम वाला शब्द, संज्ञा बोले या नाम वाला शब्द एक ही चीज है, तो ऐसा संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो, मींस खंड करने पर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे यहां पे हम लिखते हैं, समझिए गौर से, इसमें से अगर मान के चलिए नरम, ये नरम, नरम एक संज्ञा है, नाम है तो संज्ञा है। अब देखिए इसी नरम को अगर हम आगे बढ़ाएं, नौ को अलग करें, मौ को अलग करें और रॉ को अलग करें। अब देखिए तीनों अलग, नौ, नौ अलग हो जाएगा, मौ अलग, रॉ, तो नौ का क्या अर्थ होता है, मौ का क्या अर्थ होता है, रॉ का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर जब ये एक साथ है, नरम नरम, नरम का मतलब होता है मुलायम, तो यहां पे इसका अर्थ हो रहा है। लेकिन इसी को जब अलग कर दिए तो ये जो है निरर्थक हो गया, बिना अर्थ वाला ये बन गया। तो जब किसी शब्द का हम टुकड़ा करेंगे और उसका अर्थ नहीं निकले तो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो जिस भी शब्द का आप टुकड़ा करेंगे और उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वो जो संज्ञा में का शब्द सब रहता है वो रूढ़ में चला जाएगा। ठीक है, तो डिफिनीशन आप यहां पे देख सकते हैं कि ऐसा संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो। जैसे हम लेते हैं आम, ठीक है, आम। अब देखिए आम को आप खंड कीजिए, खंड मतलब टुकड़ा, आ जोर मौ, आ जोर मौ, ऐसे करके बनेगा। तो आ का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। मौ का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं। तो खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आम एक संज्ञा है, लेकिन आपसे पूछेगा कि रूढ़ है कि यौगिक है कि यौगरूढ़ है, तो आप बताएंगे रूढ़। कैसे? तो क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसका अर्थ नहीं निकले वो रूढ़ होता है। तो उसी तरीका से जैसे हो जाएगा, इसमें से ले सकते हैं आप, जैसे हो गया हाथ, घर, मुंह, पैर, मुंह, तो जिस जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसमें से आप ऐसा नहीं कि सारे वर्ड का अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका अर्थ भी निकलेगा। जैसे घर, घर को आप अलग कीजिएगा तोड़ के तो नहीं बनेगा। हाथ, पैर, मुंह, ये सब जितने हैं इसका अगर आप टुकड़ा कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो होता है रूढ़ शब्द। अगला चलिए,
आपको वीडियो को जो है ना बारीकी से आराम से पेशेंस बना के देखना है, और वीडियो पसंद आता है तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट एक जरूर कीजिएगा, आपको जैसा भी जो भी कमेंट करना हो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐसा संज्ञा या नाम वाला शब्द, ठीक है, जिसका खंड सार्थक हो। मींस कोई भी हम शब्द उठाएंगे संज्ञा का और उसका अगर आप टुकड़ा कीजिएगा तो उस टुकड़ा का भी अपना एक अर्थ होगा। देखिए जैसे हम लेते हैं पाठशाला। अब देखिए पाठशाला एक संज्ञा है क्योंकि नाम है। अब इसका टुकड़ा करते हैं, देखिए टुकड़ा करते तो क्या बनेगा? पाठ जोर शाला। तो यहां पे पाठ का भी अर्थ होता है और शाला का भी अर्थ होता है। पाठ मतलब होता है अध्याय और शाला का मतलब होता है जहां पे कोई चीज पढ़ाई होता है, घर। शाला का मतलब होता है घर, पाठशाला। तो यहां पे शाला का भी अर्थ होता है, पाठशाला या पाठशाला। तो यहां पे पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का भी अर्थ होता है। जैसे हम लिखते हैं यहां पे हिमालय, तो यहां पे हिमालय कहने से जो है एक नाम है और इसका खंड कीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा? हिम जोर आलय। हिम जोर आलय। तो यहां पे हिम का अर्थ भी होता है, आलय का भी अर्थ होता है। हिमालय एक नाम है, इसका खंड कर दे तो टुकड़ा भी एक अपना अर्थ दे रहा है। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, ठीक है। तो आलय का मतलब क्या होता है? घर, मतलब बर्फ का घर, उसे हम कहते हैं हिमालय। हिम का भी अर्थ होगा क्या चीज? बर्फ। आलय का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो यहां पे दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं रसोई घर, रसोई घर। यहां पर रसोई घर को भी आप अलग कर सकते हैं, रसोई जोर घर, रसोई जोर घर। तो यहां पे रसोई का भी अर्थ निकलेगा, घर का भी अर्थ निकलेगा। तो ऐसा संज्ञा शब्द जिसका खंड सार्थक हो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे इसमें कौन कौन होगा यौगिक? जैसे होगा पाठशाला यौगिक है, पंकज यौगिक है, पंकज यौगिक नहीं है, पंकज को आप अलग कर दीजिएगा तो ये नहीं कुछ होगा। रसोई घर ये जो है यौगिक है। हिमालय, इसके बाद जो है पुस्तकालय रहता तो पुस्तकालय भी हो। जैसे विद्यार्थी, विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी मतलब अध्ययन करने वाला, तो जो ज्ञान का अध्ययन करेगा दोनों का अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे विद्यार्थी, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे दिख रहे हैं ये चार वर्ड, ये जो है यहाँ पे हिमालय, तो ये जो है यौगिक शब्द है। अगला हम समझते हैं और लास्ट है ये यौगरूढ़ शब्द क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल होता है, होगा संज्ञा ही, संज्ञा से ही बन रहा है। संज्ञा में ही किसको बोलेंगे यौगरूढ़ शब्द? तो उसी शब्द को बोलेंगे यौगरूढ़ शब्द कि जिसका खंड करेंगे तो उसका अर्थ भी निकलेगा, अर्थ निकलेगा। और अगला कि उसका जो खंड का अर्थ होगा उसके जिससे वो जिस शब्द से वो खंड बना है उसके अर्थ से भिन्न होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब मान के चलिए यहां पे हम लिखते हैं पंकज, ठीक है, समझिए गौर से। तो कहता है ऐसा संज्ञा शब्द जिसका खंड सार्थक हो परंतु उनके शब्द खंड के अर्थ से भिन्न हो, परंतु उनके शब्द खंड का अर्थ उनके अर्थ से भिन्न हो, परंतु उनके शब्द खंड का अर्थ उनसे भिन्न हो। मींस इसका टुकड़ा करेंगे, जैसे इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा? पंक जोर जौ, पंक जोर जौ, ये दो इसका टुकड़ा बनेगा। अब देखिए इसका टुकड़ा का कहने का मतलब कि ये संज्ञा है और इसका खंड किए तो इसका अर्थ निकला। पंक मतलब होता है कीचड़ और जौ मतलब होता है जन्म हुआ। तो यहां पे जन्म लेना या जन्म हुआ, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब ये कह रहा है कि तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। रूढ़ मतलब क्या होता है? खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं। यौगरूढ़ मतलब क्या होता है? खंड करेंगे तो उसका एक सार्थक होगा, खंड का अर्थ होगा। इसमें क्या कह रहा है? खंड का अर्थ भी होना चाहिए, खंड का अर्थ भी होना चाहिए और इस शब्द का जो अर्थ होगा सो और इस दोनों खंड का जो अर्थ होगा सो दोनों अलग होगा। मतलब पंकज का मतलब यहां पे क्या होता है पता है आपको? पंकज का मतलब होता है कमल, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। और यहां पे पंक और जौ, पंक मतलब होता है कीचड़ और जौ मतलब होता है जन्म हुआ। तो देखिए इस दोनों का मतलब हो गया कीचड़ से जन्मा हुआ, जबकि इसी से ये बना हुआ है, दोनों इसी का टूटा हुआ रूप है। इसका मतलब हो गया कीचड़ से जन्मा हुआ और पंकज का मतलब होता है कमल। तो कहता है कि ऐसा संज्ञा शब्द जिसका खंड करेंगे तो खंड अर्थपूर्ण होगा, अर्थ वाला होगा, सार्थक होगा, लेकिन इसका जो अर्थ होगा सो और जो पूर्व का शब्द है वो उसके अर्थ में भिन्नता होना चाहिए। तो यही जो है यौगरूढ़ शब्द कहलाता है। फिर से एक बार समझिए,
रूड मतलब क्या होता है, शब्द का खंड करेंगे तो बस अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा। योरूड का मतलब क्या होता है, उस शब्द का खंड करेंगे तो अर्थ निकलेगा, सार्थक। इसमें क्या होता है, अर्थ निकलना भी चाहिए और अपने शब्द के अर्थ से और खंड के अर्थ दोनों अलग अलग होता है, तो यही कहलाता है योगरूढ़ शब्द। तीनों का डिफिनेशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आज जो है आपको ये समस्या नहीं होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा, दुनिया के सारे वर्ड संज्ञा ही है, अप्रोक्सीमेटली जितने भी होते हैं लगभग सारे होते हैं। आप सभी चीज को संज्ञा कर सकते हैं, जिसका नाम है कुछ भी, उसे चाहे दिखाई दे, जिसे टच कर सकें, जिसे फील कर सकें, सुनते हैं देखते नहीं है, बस खाली महसूस करते हैं, नाम लेकर उसे पुकार देते हैं, तो सभी के सभी संज्ञा होते हैं। उसी में जो है एक सिचुएशन के हिसाब से कि भाई उसे अगर नाप तोल के लेंगे तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। अगर उसे हम जो है गुण धर्म के हिसाब से देखते हैं, जैसे रसोई, जैसे मिठास, जैसे बुढ़ापा, जवानी, लंबाई, चौड़ाई, ये जो होते हैं रसीलापन, मोटापा, ये सभी के सभी होते हैं भाव। ठीक है, ये गुण धर्म है, क्वालिटी है, जो क्वालिटी को बताएगा वो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। इसके बाद व्यक्तिवाचक जो खास होगा उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक क्या होता है, जो पूरे समूह का बोध करा देगा, तो सारा इसी में से खींचते हैं, लेकिन अर्थ के हिसाब से जो उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूजन होता है कि सर सीता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्री है जातिवाचक संज्ञा, ये क्यों? चलिए इसको भी हम देखते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो है पूरा ज्ञान मिलेगा। आप देखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सीता, ठीक है, और लिखते हैं जैसे हम गंगा, ठीक है, जैसे लिखते हैं हम हिमालय, जैसे हम लिखते हैं भारत, जैसे हम लिखते हैं तुलसीदास। अब देखिए, ये सारे के सारे जो होते हैं एक खास नाम है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जिस नाम से, जिस नाम वाले शब्द से आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके नाम लेने से एग्जैक्ट उसके पास पहुंच जाएंगे या उसको समझ जाएंगे, तो वो होता है व्यक्ति। जैसे सीता, अब क्लास में हो सकता है 2 हो जाए 3, लेकिन मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम होगा नाम। सीता नाम की जो लड़की होगा वो खड़ा हो जाएगा। जैसे गंगा, आपको पता चले गंगा नदी है। अब हिमालय की है जो पता चल जाएगा। भारत, तो जो ये खास है, तुलसीदास एक कवि है, ये जो है ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक। अब देखिए, जातिवाचक क्या होता है, ये एक पर्सन, एक खास चीज को इंडिकेट कर देता है, लेकिन जातिवाचक ऐसा नहीं है, उसके नाम से आपको कंफ्यूजन होगा, तो वो जो है किसका है किसका नहीं आपको पता नहीं चल। जैसे सीता, इसी में ले लेंगे हम स्त्री। अब देखिए, स्त्री कहने से अब क्या पता चल रहा है, स्त्री कहने से कुछ नहीं पता चल रहा है, ये पूरे लड़की, जितने सारे लड़के सबका इंडिकेट कर दिया, तो ये पूरे जाति का बोध करा दिया। अब जैसे गंगा है, तो एक नदी का नाम हुआ, इसे हम बोलेगा कि गंगा नदी में स्नान करके आना है, तो हम जाएंगे गंगा नदी में ही स्नान करके आएंगे। लेकिन बोलेगा नदी में स्नान करके आएंगे, तो हम किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। तो नदी कहने से नदी जाति का बोध हो रहा है, तो नदी क्या हो जाएगा, जाति। तो यहां पे देखिए, अब जैसे हिमालय एक पहाड़ है, तो यहां पे हिमालय पे कहेगा चढ़ने के जाओ, तो हम हिमालय पे जाके चढ़ेंगे। लेकिन बोलेगा सीधे पहाड़ पे चढ़ के, तो किसी भी पहाड़ पे हम चढ़ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं। तो यहां पे पहाड़, ठीक है। जैसे भारत कहेगा हमको भारत जाना है, तो भारत में ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन बोलेगा देश जाना, अब कौन सा देश जाएगा पता नहीं चलेगा, तो देश जातिवाचक हो गया, जो पूरे जाति का बोध करा दिया। जैसे तुलसीदास एक कवि का नाम है, तुलसीदास का हमें बुक चाहिए, स्टोर से बोलेंगे तो हमें तुलसीदास का ही बुक देगा। लेकिन सीधे बोलेगा कवि का बुक चाहिए, तो कोई भी कवि का दे देगा। तो यहां पे कवि देखिए, तो ये नीचे वाले जितने सारे वर्ड हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी जाति का बोध करा रहा है, जातिवाचक हो जाएगा। ऊपर वाले जो है खास हैं, क्या है, खास हैं, तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नीचे वाले जातिवाचक संज्ञा। अब कंफ्यूज नहीं होना आपको कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। जातिवाचक जाति का बोध करा देता है, कंफ्यूजन रहता है, और व्यक्तिवाचक में पर्सनल प्रॉपर होता है, ठीक है, उसके हम तुरंत पता चल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आप लोग से छोटी सी विनती है कि आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।